नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के बाद सीएम सुक्खू समेत देश के जितने भी सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। और ये बैठक आपको मालूम है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के चलते जिस प्रकार के हालात बने हैं, पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर, उसकी कहीं ना कहीं किल्लत का मामला जो है वो सामने आए हैं। लेकिन आज केंद्र सरकार ने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि 2 महीने तक, आगामी 2 महीने तक प्रदेश में कोई किल्लत नहीं है, देश में कोई किल्लत नहीं है। सीएम सुक्खू ने भी आज बयान दिया है कि पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है। आपको पूरी खबर बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इसमें क्या दिशा निर्देश देंगे, हर खबर बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को आज बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने के साथ ही कच्चे तेल के दामों में तेजी आ रही है और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो 106 रुपए पर पहुंच चुका है, जिस कारण तेल कंपनियों को महंगे दामों पर तेल का आयात करना पड़ रहा है। साथ ही हॉर्मुज के जो बाधित होने से अन्य रास्ते से आयात करने पर लागत भी बढ़ी है। इस बीच केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको आज कम कर दिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 13 रुपीज थी उसको अब 3 रुपए कर दिया है, जबकि डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी पहले बीते कल तक 10 रुपए थी उसको घटा करके 0 कर दिया, यानी 0 रुपए कर दिया है। अक्सर देखा जाता है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के कम होने से तेल कंपनियां लोगों को राहत देते हुए फ्यूल के दाम में कटौती करती है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है इस बार थोड़ी स्थिति अलग है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि तेल कंपनियों को यह राहत दी गई है क्योंकि मिडल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है और लागत में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़े, इसलिए एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है। साफ शब्दों में बता दें आपको, एक्साइज ड्यूटी कम होने से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि आम लोगों के लिए यह राहत है कि तेल कंपनियां इस संकट में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो नहीं बढ़ाएगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि वेस्ट एशिया संकट को देखते हुए घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज जो ड्यूटी थी उसको 10 रुपए प्रति लीटर की जो है वो दर से कम कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को कीमतों में बढ़ोतरी से सुरक्षा मिलेगी, यानी कंपनियां नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को जरूरी सामान की आपूर्ति और कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाया जाए। सीतारमण ने कहा कि डीजल के निर्यात पर 21.5 प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 प्रति लीटर का जो शुल्क है वो लगाया गया है। इससे घरेलू खपत के लिए इन उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इस बारे में संसद को जानकारी दे दी गई है। वही पेट्रोलियम जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, जो देश के पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $122, अंदाजा लगाइए आप, 70 से $122 प्रति बैरल की जो बैरल जो है वो हो गई है। नतीजन क्या हुआ कि दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ गई है सारी जगहों पर। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात करें तो वहां पर कीमतों में लगभग 30% से 50% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तरी अमेरिकन जो कंट्रीज है, देश है, वहां पर 30% और यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है जो वॉर चला हुआ इसके कारण। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास 2 विकल्प हैं, या तो भारत के नागरिकों के लिए कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएं जैसा कि बाकी सभी देशों ने किया है वर्ल्ड वाइड, या फिर इसका बोझ सरकार खुद उठाए, केंद्र सरकार, ताकि भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो अस्थिरता है उससे सुरक्षित रह सकें। अब सरकार ने यह तय किया है, केंद्र सरकार ने, कि जो अपना राजस्व है उस पर तो भारी बोझ जो है वो उठाया पड़ेगा, लेकिन सरकार ने टैक्स कम किया है, लेकिन रेट कम होने की संभावना है जो आम जनता उनके लिए तो कम है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रिटेल रेट
सरकार तय नहीं करती है, आपको ये मालूम है। इस टैक्स की कटौती से कंपनियां पुराने नुकसान को कवर करेगी और जो मार्जिन है उसको स्थिर रखने की कोशिश होगी। सरकारी कंपनियों के साथ प्राइवेट कंपनियों में भी दबाव है और सरकार के इस फैसले से एक दिन पहले, पिछले कल हिमाचल दस्तक ने आपको सबसे पहले खबर बताई थी कि जो नायरा एनर्जी है उसने हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें पिछले कल 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी थी। इस बढ़ोतरी के बाद देश के साथ हिमाचल में भी जो असर है वो देखने को मिला। हिमाचल में नायरा कंपनी के 90 के आसपास पेट्रोल पंप हैं और पिछले कल से पंप पर ये नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं और नायरा के पेट्रोल पंपों पर अब डीजल की कीमत 87.96 से 90.96 रुपए जो है वो हो गई है, 90 रुपये पहुंच गया है। इसी तरह पेट्रोल के जो दाम हैं नायरा वाले में अब पूरे हिमाचल प्रदेश में 90 पेट्रोल पंपों पर ये 96.45 था पहले, ये बढ़कर के अब 101 पार हो गया है, 101.45 ये पहुंच गया है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी में कटौती के कारण केंद्र सरकार के राजस्व खजाने में कमी आएगी, लेकिन रेट्स कम होना मुश्किल है। तो इसमें जो खबर है, नटशेल में खबर ये है कि जो आज 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने, ये कंपनियां जो है वो उनको राहत दी है क्योंकि जो क्रूड ऑयल हैं वो बहुत महंगा हो गया है। अब जब महंगा हो जाएगा, कंपनियां महंगा लेगी वहां से, तो फिर उसके बाद वो देश के अंदर रेट बढ़ने थे पेट्रोल डीजल के। और जो हमने बताया आपको, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अलग अलग जो कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पर कई 20 से 50% तक रेट बढ़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि भले ही जो है वो वर्ल्ड वाइड रेट बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम अपना जो कह सकते हैं अपना नुकसान झेल लेंगे, लेकिन जनता पर जो है वो बोझ नहीं पड़ने देंगे। और अब जो पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ेगी, ये आज सरकार ने जो है वो तय कर दिया है और इस पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो कंपनियों के लिए राहत दी है, लेकिन रेट कम नहीं होगी, ये तय है। इसके अलावा अभी देखा पूरे सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें चल रही है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। इस पर एक बड़ी खबर बता दें आपको, लॉकडाउन की अफवाहों पर केंद्र सरकार ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से देश में लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा। आज सरकार के 3 बड़े मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और हरदीप पुरी ने यह संयुक्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और जो किरण रिजिजू उन्होंने कहा कि हालात काबू में हैं और पीएम मोदी खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि डर का माहौल ना बनाएं, सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। और दरअसल हुआ क्या था कि लॉकडाउन की अफवाहें प्रधानमंत्री मोदी के 4 दिन पहले संसद में दिए गए बयान के बाद शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की संभावना है, आशंका है। हम कोरोना के समय में भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने आज इस पर साफ कर दिया है कि देश भर में कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। वही प्रधानमंत्री कुछ ही देर के बाद, ये बड़ी खबर है आज की, 6:30 बजे, कुछ देर के बाद, लगभग 15 मिनट रह गए हैं, 15 मिनट के बाद देश के सभी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जहां पर आचार संहिता नहीं लगी है, उनके अलावा जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में राज्यों की तैयारियां और योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य टीम इंडिया की भावना के तहत सभी प्रयासों में आपसी तालमेल सुनिश्चित करना है। जहां पर आचार संहिता लगी हुई है, जहां पर चुनाव का माहौल है, उन राज्यों को छोड़कर जितने भी देश के अंदर चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली में। और सीएम सुक्खू की ठीक 6:30 बजे ये बैठक शुरू होनी है पीएम मोदी के साथ ऑनलाइन माध्यम से। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर पीएम मोदी सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको जरूरी दिशा निर्देश देंगे। यानी सरकार अब क्या है, अभी तक का जो घरेलू गैस सिलेंडर है 25 दिन के बाद आपको मिल जाएगा अगर आप बुक करेंगे। एक तो चीजें तय हो गई, कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत है, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। देखिए अभी सीएम के साथ बैठक होगी, उसमें भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जो होटल इंडस्ट्री आपको मालूम है सबसे बड़ी इंडस्ट्री प्रदेश में, होटल इंडस्ट्री, और होटल इंडस्ट्री के अलावा जो टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, ढाबे वाला हो, हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर कुछ देर के बाद ये दिशा निर्देश देंगे कि जो अफवाहें चल रही है उस पर पूर्ण विराम लगेगा, अफवाहें, लॉकडाउन नहीं लगेगा। दूसरा, जो पेट्रोल डीजल है उसकी किल्लत फिलहाल 60 दिन तक नहीं है, केंद्र सरकार ने तय कर दिया है। तो इसको लेकर के ठीक अभी से कुछ देर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ठीक 6:30 बजे जो सीएम सुक्खू है उनको भी जो है वो कह सकते हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरी जो दिशा निर्देश है वो दिए जाएंगे। उसके अलावा फिर जो पीएम कहेंगे वो सीएम के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। और सीएम ने आज कहा है, सीएम सुक्खू ने, कि प्रदेश के अंदर जनता के लिए भी एक मैसेज है
कि जो घरेलू गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। अगर आपका ऐसा नहीं है कि सिलेंडर आपके पास एक सिलेंडर है अभी और एक एक्स्ट्रा है, फिर आप और ले लेंगे, तो ये आप कह सकते हैं जमाखोरी ना करें। आपके पास एक सिलेंडर है तो अगर 2-3 महीने वो चल रहा है तो आप उसको चलने दीजिए। सारे लोग अगर सिलेंडर पहले जो स्टॉक 2 महीने का स्टॉक है आप पहले ही ले लेंगे तो फिर किल्लत हो सकती है। तो इसलिए ऐसा ना करें, अभी 2 महीने कोई दिक्कत नहीं है और उम्मीद है तब तक जो वॉर चला हुआ है ये जो कह सकता है अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच, ये भी थम जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हॉर्मुज वाला जो रास्ता है अगर वो पूर्ण रूप से, क्योंकि वहां पर अभी डर रहे हैं कहीं मिसाइलें ना आ जाएं, कहीं अटैक ना हो जाए, हालांकि हम इंडिया के लिए तो खोल दिया गया है हॉर्मुज भी, वहां पर जो हमने खबर बताई थी पहले, जो हमारा जो रिलेशन है ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है तो खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर का माहौल ने, जो पहले वहां पर जिस प्रकार से रोड पर ट्रैफिक होता है वैसा ही ट्रैफिक जो है वो कहीं ना कहीं जो हॉर्मुज है वहां पर भी देखने को मिलता है और वहीं से जो है वो तेल के पूरे जो भंडारण, तेल के जो टैंकर्स हैं वो आते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है तो भय की स्थिति है, तो ऐसे में अब सरकार कह रही है केंद्र सरकार 60 दिन कोई दिक्कत नहीं आएगी फिलहाल। इसके अलावा आरक्षण रोस्टर पर ट्विस्ट, ये बड़ी खबर है आज की। पंचायत चुनाव आपको मालूम है अगले महीने तक करवाने हैं किसी भी हाल में, माफी चाहूंगा अप्रैल मई माह तक करवाने हैं, लेकिन 30 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और इसमें क्या है कि नई पंचायतों का विरोध किया जा रहा है। 7 पंचायतों के जो प्रतिनिधि है वो हाईकोर्ट गए हुए हैं और कुछ और लोग, जब जानकारी हमारे पास पहुंची है कि 30 से 33 के आसपास लोग जो है वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है, जो ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने नई पंचायतें बनाई हैं वो नहीं बननी चाहिए, उससे उन्हें दिक्कत होगी। तो अब यह मामला 30 तारीख को हाईकोर्ट में लगेगा। अगर नई पंचायतें जो बनाई गई है सरकार के द्वारा 200 से ऊपर हैं, उसमें हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है। 7 पंचायतें गई है और 7 पंचायतें जो है, इसमें सुनने में यार जानकारी है कि अब इसमें और लोग भी जा रहे हैं हाईकोर्ट। अब इसमें संयुक्त जो मामला बनेगा वो, उसमें क्या होगा कि अगर इसमें जो सरकार ने नई पंचायतें बनाई हुई है, अगर ये माफी चाहूंगा जो सरकार ने बनाई हुई है, अगर जो है वो हाईकोर्ट जो ये पंचायतें बनाई गई है, अगर हाईकोर्ट जो है वो ये सही मानता है कि सही बनाई गई है, तो फिर 31 तारीख को रोस्टर आ जाएगा इसी महीने। आज हमने जो पंचायती राज के वरिष्ठ अधिकारी है उनसे वार्तालाप किया है, उन्होंने कहा कि उनकी पूरी तैयारी है और 31 मार्च की देर शाम तक हम आरक्षण रोस्टर के जो ऑर्डर है हमने पहले ही दे दिए हैं डीसीज को। और हालांकि हमने खबर बताई थी सबसे पहले आपको कि जो डीसीज हैं उनसे जो है वो जो आरक्षण रोस्टर है वो मांग लिया गया था, ये प्रोसेस हो चुका है। आरक्षण रोस्टर पंचायती राज विभाग ने मांगा और रैंडमली चेक किया गया कि जो आरक्षण है क्या वो उसका जो प्रणाली है किस आधार पर देना है, क्या सही दिया गया है, हर चीज का ख्याल उसमें रखा गया है, तो वो सारी चीजें हो गई है। आरक्षण रोस्टर बिल्कुल तैयार है, लेकिन बात वही है कि अगर 30 तारीख को जो हाईकोर्ट में मामला लगा हुआ है, 7 पंचायतों के लोग गए हुए हैं कि हमें नई पंचायतें नहीं चाहिए, हमारी जो पुरानी पंचायत थी उसी में हमारे गांव को आप रखिए। अगर उसमें हाईकोर्ट कहता है कि जो पुरानी चीजें हैं, जो नई पंचायतें, जो न्यू पंचायत क्रिएशन हुई है, अगर इनको पुराने वाले में रहने दीजिए, तो फिर आज जो पंचायती राज विभाग ने कह दिया है कि कम से कम 7 दिन लगेंगे। और तो मान लीजिए फिर जो अप्रैल का महीना है उसमें 7 दिन, अगला सप्ताह फिर जो है वो आगे जाएगा, ये तय है। तो खबर यही है कि अगर हाईकोर्ट से फैसला ये आता है कि जो पंचायतें बनाई गई है सरकार के द्वारा सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 31 तारीख को रोस्टर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 7 दिन और लगेंगे, यानी रोस्टर जो कह सकते हैं आप चुनावी जो आरक्षण रोस्टर है वो फिर आगे लेट आएगा। तो ये अभी की बड़ी खबर थी। इसके अलावा नगर परिषद नादौन के सभी 9 वार्डों के परिसीमन को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। इस संबंध में जो आदेश है वो निकाल दिए गए हैं। उपायुक्त जो हमीरपुर हैं गंधर्वा राठौर, उन्होंने बताया कि इन वार्डों के परिसीमन के प्रारूप पर स्थानीय निवासियों से आपत्तियां एवं जो सुझाव है वो आमंत्रित किए गए थे और निर्धारित अवधि के भीतर इनका निपटारा भी कर दिया गया है। लेकिन इनसे संबंधित एक निर्णय के खिलाफ मंडी के मंडल आयुक्त के समक्ष अपील की गई थी और उपायुक्त ने बताया कि मंडल आयुक्त द्वारा इस अपील के निपटारे के बाद नगर परिषद नादौन के सभी 9 वार्डों के परिसीमन को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। अब कौन से ये 9 जो है वो हैं, जिनमें वार्ड नंबर 1 होगा जी ध्यानु भक्ति समाधि, 2 का नाम पतन बाजार है नादौन में, 3 का जो वार्ड नंबर 3 है उसका नाम दूरभाष केंद्र एवं डाकघर मोहल्ला, और 4 जो वार्ड होगा उसका नाम इंद्रपाल बस स्टैंड, और 5 का इंडोर स्टेडियम, और जो 6 है उसका बाबा बालकनाथ मंदिर, और 7 का गोगा मंदिर, और 8 का अमतर स्टेडियम, और वार्ड नंबर 9 बेला होगा इसका नाम। तो ये जो है वो कर दिए गए हैं अधिसूचित। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री का जन्मदिन सौगात बनकर आया, खुशियां बनकर के आया। ये हम क्यों कह रहे हैं? मुख्यमंत्री ने इस खास मौके पर बीते कल पांगी घाटी की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए की दूसरी किस्त भी इनके खाते में डाल दी है।
मुख्यमंत्री ने पांगी की पात्र महिलाओं को दिसंबर 2025 तक सभी बकाया जो किस्तें हैं वो एक साथ जारी कर दी है। इससे क्या हुआ, इससे पहले जून 2025 तक पहली किस्त महिलाओं के खाते में भेजी गई थी और दूसरी किस्त के रूप में 6 महीने की जो राशि है, अब खुद कर लीजिए 15 6 90 9,000 रुपए एक साथ जो है खाते में डाल दिए गए हैं। आवासीय आयुक्त पांगी अमनदीप सिंह ने बताया कि घाटी की कुल 1902 पात्र महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है और बताया जाता है कि इंदिरा गांधी सुख सम्मान योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को जो है वो कुल 1,71,18,000 रुपए जो है वो इनके खाते में चले गए हैं और ये राशि सीधी डीबीटी के माध्यम से जो है लाभार्थियों के खाते में पहुंची है। आवासीय आयुक्त ने यह भी कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी पात्र महिला इस लाभ से वंचित न रहे। इसके अलावा शिमला के चौड़ा मैदान में आज प्रदेश भर के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बागवानी, बिजली बोर्ड, जल शक्ति विभाग सहित कई विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारियों ने कहा कि वह विभिन्न विभागों में 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो नौकरी में सुरक्षा है आज तक और न ही उचित वेतन मिल रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि हाल ही में विभिन्न जो विभाग हैं उससे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया भी गया है, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से कर्मचारियों में डर और अस्थिरता का जो माहौल है वो बन गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की 2 प्रमुख मांगें हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए और नौकरी में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये उनका महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन भी दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इन मांगों पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। संघ के जो संयोजक है अश्विनी शर्मा, उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को न तो उचित वेतनमान मिल रहा है न ही नौकरी में सुरक्षा है। इसके कारण उनका तो भविष्य खराब हो ही गया है, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य भी जो है वो खराब हो सकता है और वो अपने बच्चों की जो फीस है, महंगी फीस है, वो तक नहीं दे पा रहे हैं। काम वो भी उतना ही कर रहे हैं जितना और कर्मचारी करते, लेकिन आउटसोर्स का टैग लगा हुआ है और इसमें केवल जो अभी पीछे बजट सत्र हुआ उसमें 13,000 के आसपास वेतन मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, लेकिन सरकार ने 13,000 जरूर किया है। लेकिन बात वही है कि अगर कर्मचारी को निकाला जाएगा, कुछ कर्मचारी को निकाला गया है, तो उससे जो उनकी जॉब की सुरक्षा है वो उन्हें नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी अन्य कर्मचारियों की तरह ही सेवाएं दे रहे हैं और इसलिए उन्हें भी उचित जो वेतन है वो दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की 2 प्रमुख मांगे हैं और ये मांग यही है कि स्थायी नीति बनाई जाए और समान काम के लिए जो समान वेतन है वो सभी को दिया जाए। अगर इन मांगों को नहीं सुना जाता है, अभी हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, आगामी समय में जो है वो फिर उग्र प्रदर्शन भी करना पड़ेगा और उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने देश में बढ़ती मिलावटखोरी और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। देखिए, शांता कुमार पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये कई बार अपने नेताओं के खिलाफ भी बयान दे देते हैं और बयान इनके जो है वो राजनीति से प्रेरित नहीं होते हैं, इनके बयान होते हैं सत्य पर आधारित। और ये इसलिए भी कहते हैं, अभी इनका जो नया बयान आया है वो आया हुआ है भ्रष्टाचार और जो ये दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं उस पर उन्होंने बयान दिया है। अब देखिए, शांता कुमार ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पिछले साल भारत में दवाइयों के लगभग 2315 सैंपल फेल हुए हैं, जो कि संभवतः अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया है और भारत दुनिया भर में जेनेरिक जो दवाइयां हैं उसके निर्यात में अग्रणी है और इस उद्योग से लाखों लोगों का जो रोजगार है मिला हुआ है। शांता कुमार ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि देश की 40% से अधिक दवाइयां इसी राज्य में बनती है। उन्होंने दुख जताया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए दवाओं में जो है मिलावट कर रहे हैं, जिससे न केवल जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बल्कि हिमाचल प्रदेश की जो छवि है उसको नुकसान पहुंच रहा है। हिमाचल प्रदेश जो है बदनाम भी हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो जनता के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। दवाइयों के अलावा उन्होंने खाद्य पदार्थों और धार्मिक स्थलों पर मिलने वाले प्रसाद में मिलावट को लेकर भी जो है वो गहरा रोष प्रकट किया है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरों का हवाला देते उन्होंने कहा कि जब भगवान के मंदिर भी सुरक्षित नहीं है तो यह देश के लिए एक बड़ी त्रासदी है। तो तिरुपति मंदिर आपको मालूम है कितना बड़ा मंदिर है देश का और वहाँ पर मिलावट हो रही है प्रसाद में, तो वो भी उन्होंने जो है वो मामला उठाया है। तो केवल ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो दवाइयों का मामला उन्होंने उठाया कि यहाँ पर मिलावटखोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में जो प्रसाद बन रहा है उसमें मिलावट की जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ये उन्होंने मांग की है। इसके अलावा बिजली, हमने आपको बताया था कि 1 पैसा प्रति यूनिट सरकार ने सस्ती की है, लेकिन प्रदेश में जिन नक्शा पास भवनों के जो बिना नक्शा पास भवनों के जो मालिक हैं उनको अब बिजली महंगी मिलेगी। नगर निकायों से एनओसी नहीं लेने वाले इन उपभोक्ताओं पर घरेलू बिजली दरों का उच्चतम स्लैब लागू होगा और इन उपभोक्ताओं का
अब 4.17 जो ये उपभोक्ता है 4.17 रुपए से जो है वो अब इनको 6.11 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी, जिनको एनओसी नहीं मिला है भवन का। यानी इन उपभोक्ताओं को लगभग 1 रुपए 94 पैसे प्रति यूनिट अधिक बिल चुकाना होगा। पहले इनसे जो है वो सब्सिडी सहित 4.17 रुपए जो है प्रति यूनिट शुल्क लिया जाता था और प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में यह जो व्यवस्था है वो लागू होगी। और इसमें आपको बता दें साल 2022 से पहले बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को नगर निकायों से भवन के पास जो नक्शे हैं उसको एनओसी लेना जरूरी था। जिन उपभोक्ताओं के पास भवनों का एनओसी नहीं होता था उन्हें घरेलू की जगह अस्थायी तौर पर 8.42 रुपए प्रति यूनिट जो कनेक्शन वो मिलते थे। मार्च 2022 में सरकार ने स्थानीय निकायों की एनओसी के बिना भी घरेलू बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया। इस दौरान सब्सिडी के लिए कई अस्थायी कनेक्शन भी घरेलू बिजली के में बदले गए। अब ऐसे उपभोक्ताओं से घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब का बिल लेने का जो फैसला है वो लिया गया है। उधर सरकार अब घरेलू उपभोक्ताओं को 2 ही मीटर पर सब्सिडी देगी, हमने पहले ही बता दिया है खबर आपको 2-3 दिन पहले। और तीसरे कनेक्शन पर अब जो सब्सिडी है वो सरकार नहीं देगी। अब हर कनेक्शन पर प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है, लेकिन 125 यूनिट से ऊपर जाएगी तो फिर बिल देना पड़ेगा आपको और 2 ही मीटर मिलेंगे। ये परिवार ऐसे भी कई बार जो है वो ऐसा होता है कि 2 मीटर पर मिल जाता है, तीसरे पर भी मिलता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तीसरे मीटर पर जो है वो आपको बिल देना पड़ेगा और पूरा 1 यूनिट से बिल देना पड़ेगा। यानी 125 यूनिट जो फ्री बिजली है वो अब नहीं मिलेगी। इस रियायत को जो है वो अब खत्म कर दिया गया है। तो ये भी खबर थी। इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो विधानसभा की जो खबरें हैं, विधानसभा में आज किन मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई है, बहस हुई है। प्रदेश में बहुचर्चित हिम केयर योजना पर आज गजब का हंगामा हुआ विधानसभा में। सीएम सुक्खू का दावा है कि इसमें करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ है। जयराम ठाकुर और सीएम सुक्खू आज आमने सामने थे। आज भी इस योजना को लेकर जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरा तो सीएम ने इस पर जवाबी पलटवार किया। सीएम सुक्खू ने सदन में कहा कि हमने 100 करोड़ के घोटाले की बात कही जिसकी विजिलेंस जांच करवाई जा रही है और शिकायत आएगी तो सरकार इस योजना में हर घोटाले की जांच करेगी। इससे पहले सीएम ने जो है बुधवार को सदन में कहा था कि एक मेडिकल कॉलेज में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है और आज सीएम ने कहा कि हमने एक इंटरनल ऑडिट करवाया है जिसमें हैरान करने वाली जो तथ्य है वो सामने आए हैं और उसमें 110 करोड़ का जो घोटाला है वो सामने आया है। सीएम ने दावा किया, सीएम सुक्खू ने, इसलिए हम अब विजिलेंस जांच करवा रहे हैं और विपक्ष शिकायत देगा तो उसकी भी, विपक्ष अगर कोई व्यक्ति है आपको लगता है कि अगर किसी की शिकायत देगा तो उसकी भी हम जांच करवाएंगे। सीएम ने कहा कि हम हिम केयर योजना को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है और हम एक नई योजना लाने का जो विचार है वो कर रहे हैं और हिम केयर योजना को मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा और सभी दुकानों को एमपैनल भी किया है। सीएम ने बताया कि हैरानी इस बात की है कि बिल ऐसे बनाए गए हैं जिसमें दर्शाया गया है, चौंकाने वाली बात है जी, सुनिए आप भी, कि जो मर्द हैं यानी जो पुरुष हैं उनके बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल बने हैं। तो महिलाओं के बच्चे तो होते हैं लेकिन पुरुषों के बच्चे भी होते हैं, ये पहली बार सुनने को मिला है। और सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐसे बिल बनाए गए हैं और आंखों में एक्सपायरी डेट के जो लेंस है वो डाले गए हैं, इसके भी बिल बने हैं, इसलिए हम जांच करवा रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। इस पर अब देखिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, उन्होंने सदन में कहा कि सीएम सदन में असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं। और जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम जो है वो झूठ बोला सीएम ने पहले कि 1100 करोड़ का घोटाला हुआ है, हिम केयर योजना में 1100 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीएम खुद पहले सनसनी फैला देते हैं और फिर बोलते हैं कि 1100 करोड़ का नहीं हुआ है, वो 100 करोड़ के आसपास का हुआ, 120 करोड़ का हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई है ताकि हिम केयर योजना को जो है वो बंद किया जाए। सीएम हिम केयर योजना को बंद करना चाहते हैं, सच तो ये है, जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारे समय में इस योजना में प्रति मरीज 11,000 रुपये का खर्चा हुआ, लेकिन इस सरकार में जो है वो 14,000 करोड़ का, माफी चाहूँगा 14,000 रुपये कॉस्ट है। 11,000 हमारे समय में थी, 14,000 इनके समय में है। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने ज़्यादा खर्च किया है और हमारा जो हमने जो है वो कम खर्च किया है। तो घोटाला तो जो है वो हमारी सरकार में तो नहीं हुआ है, आपकी सरकार में हो रहा है, उसकी जांच करवाइए या सच्चाई जो है सामने लाइए। इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जैसे करवाई जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू पर हमला, उन्होंने जुबानी हमला करते हुए कहा कि राजनीतिक आरोप लगाएं लेकिन सदन में तथ्यों पर बोलें। इस योजना पर हमारी सरकार से ज्यादा आपकी सरकार में पैसा खर्च हुआ है और केवल 2 लोगों के माध्यम से सभी दवाइयां महंगे दामों पर खरीदी जा रही है और मरीजों को दी जा रही है। तो आज क्या हुआ कि जी चीज़ें सामने आई कि जो हिम केयर योजना थी उसमें जो है वो ऐसी चीज़ें सामने आई है कि जो मर्द हैं उनके भी बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए हैं, गायनी के कह सकते हैं आप। तो ये सोचने वाली बात है जी।
वहीं सनातन के मुद्दे पर भी आज विधानसभा में खूब हंगामा हुआ है। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। इस मामले में जयराम ठाकुर ने मामला उठाया कि सीएम ने ये कहा था कि हमने तो हमने तो हिंदू वाली जो सरकार उसको हराया है, हिंदू वाली। इसमें उन्होंने प्रॉपर एक भाषण का जिक्र किया, लेकिन सीएम ने इस पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि जो सनातनी के मामले में उन्होंने कहा कि उनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है, वो खुद बड़े सनातनी हैं। और रामनवमी पर जब केंद्र सरकार ने अयोध्या निर्माण के दिन, जो अयोध्या मंदिर निर्माण के दिन जब केंद्र जो मूर्ति का जो पूजन था, वहाँ पर नई मूर्ति वहाँ स्थापित हुई, तो उस दिन जो है वो आधे दिन का अवकाश दिया था। लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार ने उस दिन पूरे दिन का अवकाश दिया था। उन्होंने कहा कि हमें किसी से जो है वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम जो है वो सनातनी है कि नहीं। और उन्होंने कहा कि पूर्व में जो है वो जो एक बयान दिया गया था कि 98% हिंदू राज्य में हिंदूवादी पार्टी को हराकर उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है। इसका मामला जो है जयराम ठाकुर ने उठाया था, जिस पर सीएम सुक्खू ने जो है वो उसके बाद फिर जो है वो उस पर रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि मैं भी सनातनी हूं, और लेकिन ऐसा सनातनी नहीं हूं कि मैं जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करूं। इसके अलावा वहीं सदन में आज पुलिस और संबंध संगठन को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कट ऑफ मोशन में कि जो पार्टी सत्ता में होती है, कानून व्यवस्था उसकी प्राथमिकता होती है। हिमाचल में लेकिन मौजूदा सरकार में हिमाचल में पर्यटक जो है कपड़े खोल रहे हैं, नाच रहे हैं। दुष्कर्म के मामले 1000 पार हो गए हैं। हिमाचल में नशे की जो ओवरडोज है उससे 66 लोगों की डेथ हो गई है। नशा तस्करी में जो है वो 6246 जो मामले वो दर्ज हुए हैं। आपकी सरकार ने आरोप लगाए हैं कि नशे को लेकर बड़े बड़े वॉकथॉन कार्यक्रम तो हुए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और है। बावजूद इसके सैकड़ों जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं छुट्टी के साथ। हिमाचल में 3 साल में 1534 मामले गुमशुदगी के रिकॉर्ड हुए हैं, जो लापता हुए हैं लोग, और दिन दिहाड़े गोलियां चल रही है। उन्होंने कहा कि ऊना में दिन दिहाड़े गोलियां चल रही है। प्रदेश में नशा माफिया सक्रिय हैं और खनन माफिया भी सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का जो बेटा है वही उनका भी दिन दिहाड़े अपहरण किया जा रहा है। इसके अलावा बीसीएस स्कूल से 3 बच्चों की किडनैपिंग हो जाती है, जो बहुचर्चित बहुआयामी जो है वो नामी स्कूल है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा कि अब आप स्टूडेंट नहीं रहे हैं, अब स्टूडेंट राजनीति है उससे बाहर निकलें और एक स्टूडेंट और पॉलिटिशियन के तौर पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के तौर पर जो है वो काम मत कीजिए। अब हम लोग बड़े हो गए हैं और पोस्टर फाड़ने की राजनीति अब बंद कर दें। और प्रदेश में कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। और वहीं कटौती प्रस्ताव के दौरान जयराम ठाकुर ने आपदा के समय में लोगों पर किए गए केस दर्ज मामले पर भी जो है वो सरकार को घेरा। इस पर सीएम सुक्खू ने रिप्लाई किया है। सीएम सुक्खू ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान सहन नहीं कर सकती है। जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में तिरंगे के अपमान पर केस दर्ज किए गए हैं। और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विपिन सिंह परमार ने कहा कि पालमपुर और धर्मशाला के बीच राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। वहां पर बहुत माल जो है वो कह सकते हैं हमारा बहुत माल हाथ आता है, उन्होंने आरोप लगाए हैं। हिमाचल में 3 सालों में माइनिंग पॉलिसी नहीं बनी है और पुलिस पायलट और एस्कॉर्ट में व्यस्त हैं। अवैध खनन खूब हो रहा है, आखिर इस पर पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही है, ये जो है विपिन सिंह परमार ने कहा है। अवैध खनन से गांव उजड़ रहे हैं। हिमाचल में रेत माफिया सक्रिय है, शराब माफिया सक्रिय है और जंगल माफिया भी अब आ गया है। 2 पेड़ की अनुमति को कहा जाता है, लेकिन 25 जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं। ये तमाम विषय पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े करते हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसी में जो कट ऑफ मोशन था उसी में भाग लेते हुए सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि ऊना जिला हमारा बॉर्डर क्षेत्र है, वहाँ अवैध गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और यहाँ पर नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। और वहाँ पर नशे के मामले में जो लोग हैं वो नशा लेकर के आ रहे हैं। कई लोग अवैध नशे की स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नशा लड़ाई का भी कारण बनता जा रहा है। हिमाचल में बहुत से अधिकारी ऐसे भी हैं जो काम करना चाहते हैं और सभी अधिकारी खराब नहीं हैं, उन्होंने ये भी कहा है। इस दौरान उन्होंने कहा अधिकारियों की संपत्ति की जाँच करने की भी जो है बात कही है कि अधिकारियों की संपत्ति किसकी कितनी है वो जाँची जाए। उन्होंने कहा कि बाहर की हत्या के अपराधी ऊना में जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो कह सकते सक्रिय है। और सोलन में ऐसे व्यक्ति के नाम पर 274 बीघा जमीन खरीदी गई जिसकी जमीन खरीदने की हैसियत ही नहीं है। हिमाचल में मुख्य सचिव और डीजीपी भी ट्रेनी रखे गए हैं। जब 2 साल में रेगुलर होंगे तब तक आपकी सरकार चली जाएगी, उन्होंने ये दावा किया है। बदमाश लोगों को सबको सबक सिखाने की ज़रूरत है और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जो अधिकारी हैं जो नहीं काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें, जो अच्छे अधिकारी हैं उनको लगाया जाए, ये उन्होंने कहा है। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है। आज उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और माइनिंग माफिया के खिलाफ सरकार सख्ती के साथ और तेजी से कदम उठाएगी।
विपक्ष के विरोध के बीच सदन में लाया गया पुलिस एवं संबंध संगठन पर कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी प्रदेश की संपदा को लूटेगा तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की संपदा को बचाने के लिए सरकार कड़े प्रयास करेगी बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्तव्य निष्ठा व सत्यनिष्ठा की शपथ ली और कई बड़े खुलासे आने वाले समय में होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोई व्यक्तिगत द्वेष किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो भी माफियागिरी में सक्रिय होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति की बात अगर भाजपा कर रही है तो मैं आंकड़े कुछ बताता हूं जिससे ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार में क्या हुआ है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अपराधों पर पूरी तरह से नियंत्रण है। 2023 से 25 तक पूर्व सरकार से कहीं कम मामले दर्ज हुए हैं। अपराधों में तुलनात्मक 6% की जो कमी है वो हमारी सरकार में आई है। इसके अलावा विधानसभा की कार्रवाई का आगाज आज विपक्ष के हल्ले के साथ हुआ है। जब विधानसभा सुबह शुरू हुई तो लगभग 1 घंटे तक नारेबाजी हुई। विपक्ष के विधायकों ने प्रश्नकाल में शामिल न होकर विरोध जताया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता जयराम ठाकुर ने सदन के जो विपक्ष के नेता है उन्होंने जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत बोलने की व्यवस्था मांगी, परंतु अध्यक्ष का कहना था कि यह रिवायत नहीं है, पहले प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के बाद विपक्ष अपनी बात रख सकता है। मगर इस पर जो विपक्ष के लोग हैं, जयराम ठाकुर समेत जितने भी लोग थे, उन्होंने अपनी बात को रखने देने की मांग रखी स्पीकर के सामने आज। ऐसे में विधानसभा में जो है वो माहौल काफ़ी जो है वो कह सकते हैं आप ऐसा हो गया, हंगामेदार हो गया और प्रश्नकाल शुरू करने की व्यवस्था तो दी गई, मगर जो विपक्ष है उन्होंने लगातार जो नारेबाजी है वो करते रहे वो इस प्रश्नकाल के दौरान। हालांकि उनके विधायकों के कई जो सवाल थे वो भी लगे हुए थे, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से नारेबाजी वो कर रहे थे तो उनको जो जवाब है वो नहीं मिले। उस दौरान विपक्ष के सभी विधायक अपनी सीटों पर नहीं थे, तो ऐसे में जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने उनका नाम तो पुकारा मगर किसी ने सवाल नहीं किया। 1 घंटे तक जो भाजपा के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करते रहे आज, और उसके बाद अपनी सीट पर वो वापस बैठ गए और सदन की जो कार्रवाई है वो फिर शुरू हुई। मगर इससे पहले प्रश्नकाल सुचारू रूप से जो है वो चलता रहा, जिसमें जो कांग्रेस के विधायकों के जो सवाल थे वो लगे, उनके जवाब भी दिए गए। प्रश्नकाल में आज क्या हुआ कि जो आशीष बुटेल हैं उन्होंने RDSS इस पर सवाल पूछा था और इस पर जो है वो सीएम सुक्खू ने जवाब दिया है। और सीएम सुक्खू ने कहा कि जो स्मार्ट मीटर है इसको लगाने की जो केंद्र सरकार की योजना है, हमारी योजना नहीं है। प्रदेश में जितने भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वे सब केंद्र सरकार के तय मानकों के आधार पर ही लग रहे हैं। जहां भी उपभोक्ताओं के अधिक बिल आ रहे हैं वे संबंधित डिवीजन में इसकी जो शिकायत है वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर आ रही कमियों को दूर करने का जो प्रयास है वो प्रदेश सरकार कर रही है और इस बारे में जरूरी जो दिशा निर्देश हैं वो पहले ही दे दिए गए हैं। आज की जो एक बड़ी खबर है और निजी स्कूलों की मनमानी पर भी है। निजी स्कूलों की मनमानी पर अब जो रोक लगेगी और जो फीस है उस पर जो है वो अब अधिक फीस नहीं ले पाएंगे। इसमें क्या हुआ है कि दून से जो कांग्रेस के विधायक राम कुमार, उन्होंने सवाल पूछा था विधानसभा में आज कि ये जो निजी स्कूल है वो मनमानी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इस पर रोहित ठाकुर ने जवाब दिया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि जो निजी स्कूल हैं इनकी जो फीस निर्धारित करने के लिए एक्ट में जो संशोधन है वो किया जाएगा। अभी तक एक्ट में संशोधन नहीं है। दरअसल क्या हुआ, विधायक जो राम कुमार उन्होंने अपने प्रश्नकाल में सवाल उठाया इस बारे में कि प्रदेश के कई निजी स्कूल इन दोनों जो शैक्षणिक सत्र होते हैं शुरू होने से पहले मनमानी तरीके से जो फीस है वो बढ़ाते हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने जो रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान एक्ट के तहत निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जो स्कूल्स हैं और प्रदेश के कई क्षेत्रों से निजी स्कूलों में जो बढ़ाई गई मनमानी फीस को लेकर जो है शिकायतें प्राप्त हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में जो है वो जो निजी स्कूल हैं उनके फीस स्ट्रक्चर को लेकर के जो है वो एक्ट जो है वो तैयार किया गया और उन्हीं की तरह जो एक्ट है वो बनाया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में भी इस पर विचार किया जा रहा है कि जो निजी स्कूल्स है वो कितनी फीस बढ़ा सकते हैं, कितनी नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके बाद फिर उन पर जो है वो हम सख्ती कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो राहत जो कह सकते हैं आप 25% जो स्कूल्स में बच्चे जो है वो निजी स्कूलों में जो है वो मध्यम वर्गीय जो गरीब परिवार के लोग बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलनी चाहिए। सरकार ने ये बात मानी है कि इन बच्चों को जो कहीं ना कहीं जो है, चाहे हमारी सरकार हो कोई भी सरकार हो, वो जो स्कूल्स है वो इन पर जो है वो कहीं ना कहीं एडमिशन इनको नहीं देते हैं। तो अब इसका जो है वो सही तरीके से पालन भी करवाया जाएगा, ये आज सरकार ने स्पष्ट किया है। तो
कुल मिला के देखें, सरकार अब जो है वो जो संशोधन विधेयक हैं उसको जो है वो संशोधन करेंगे विधेयक में, और फिर उसके बाद जो सख्ती की जा रही है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, सच्चाई किसी से छुपा नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, इन पर कोई कानून और जो है वो नहीं चलते हैं, ये अपने मनमर्जी करते हैं। चाहे वो आप ड्रेस को ले लीजिए, चाहे कॉपीज़ कहाँ से लेनी, पर्टिकुलर दुकान होती है इनकी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। सब दुकानों से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सब जगह से ले सकते हैं, अपना वो होना चाहिए किसी का भी। ऐसा नहीं कि डीलर पैसे देगा स्कूल को और फिर जो है वो वहाँ पर जो पेरेंट्स है वो परेशान होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो चाहे वो कह सकते हैं आप कहीं पर जो कैंपस, हालांकि सरकार ने आदेश निकाले हैं पीछे के कैंपस से बाहर ही जो है बेच सकेंगे, कैंपस के अंदर नहीं बेच सकेंगे आप कोई भी सामान जो बच्चों का स्कूल का हो, प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन अब जो सरकार ने आज कहा है, रोहित ठाकुर ने आश्वस्त किया है कि कम इस समय में जिस प्रकार दूसरे राज्यों में फीस बढ़ोतरी को लेकर के प्रॉपर एक पॉलिसी है, विधेयक है, तो ऐसा कानून हम भी लाएंगे ताकि फिर उसके बाद जो अमल सख्ती है वो इन पर की जा सके। इसके अलावा शिमला के मशहूर पर्यटन स्थल मॉल रोड पर आज एक साधु का वेश में एक व्यक्ति था, और इसने क्या किया कि हालांकि बताया जा रहा है कि वीडियो पुराना, एक दो दिन पुराना है, लेकिन सच्चाई ये कि जो वीडियो है साधु को जो है वो जिस प्रकार से अच्छे वचन होते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन एक साधु ऐसा था, इसने क्या किया कि जो संदिग्ध हरकतें की, इसने जो बैड टच है वो किया लड़कियों को। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हिमाचल दस्तक पर भी आप देख सकते हैं। साधु 29 सेकंड के इस वीडियो में मॉल रोड पर चल रही लड़कियों को, जिनको वो जानता नहीं है, बैड टच कर रहा है। उससे जो लड़कियां वो असहज महसूस करती है, और इसका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, एक जो पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा उसने वीडियो बनाया। अब इस पर जो शिमला के एसपी हैं गौरव सिंह, उन्होंने जब इस वीडियो को देखा सोशल मीडिया पर, तो जो वो व्यक्ति है उसके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज की गई, और अब जो व्यक्ति उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो जो एसपी शिमला है गौरव सिंह, उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि ऐसा वीडियो सामने आया था और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा सोलन जिला के मानपुरा क्षेत्र के बिरला उद्योग में काम करने वाले एक 20 वर्षीय युवक ने बीती रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना उद्योग की आवासीय कॉलोनी में घटी, जहां वे अपने 2 भाइयों के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि कामगार पिछले काफ़ी समय से इस उद्योग में अपनी सेवाएं दे रहा था, और बीती रात को उसके दोनों भाई नाइट ड्यूटी पर फैक्ट्री गए हुए थे, और इसी दौरान वो कमरे में अकेला था, और उसने जो है वो इस दौरान जो है वो आत्मघाती जो कदम है उठाया और जो है वो फंदा लगा दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरी बात की अब जो है वो पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि क्यों ऐसा किया उसने। मौसम की बात कर लेते हैं। कल से प्रदेश में मौसम खराब है। 28 मार्च यानी कल से मौसम प्रदेश में करवट बदलेगा। कल राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, और अधिक 29 और 30 तारीख को प्रदेश में मैक्सिमम जगहों पर लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला, इसकी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। जो हमीरपुर है, बिलासपुर है, ऊना है, वहां पर बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में 2 अप्रैल तक मौसम लगातार खराब बना रहेगा। तो ये मान के चलिए जी अगले 3-4 दिन लगातार मौसम खराब है। कल थोड़ा सा कम खराब है, कल जो है वो जो ऊंचे वाले क्षेत्र पर मौसम खराब होगा, लेकिन परसों और चौथे 2 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट है लाहौल स्पीति के। इसके अलावा देखें अटल टनल रोहतांग, कुंजुम पास और शिमला के ऊंचे वाले स्थान और जो मंडी के ऊंचे वाली चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। तो मौसम कल से खराब है जी। तो बड़ी खबरें जो आज की थी हमने आप तक पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सके। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।